नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों और नई दिल्ली घोषणा पत्र के परिणामों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास में जुटे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में और AQI 487 अंक तक पहुंचा। इसके कारण कई उड़ानें तथा रेलगाड़ी बाधित। ज्योति सुरेखा वेनम ने लग्जमबर्ग में GT ओपन टूर्नामेंट में महिलाओं की तीरंदाज कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। 19वां G20 शिखर सम्मेलन आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सदस्य देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे और इस वर्ष की घोषणा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्राजील में भारतीय दूतावास भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत प्रमुख नेताओं के रूप में ग्लोबल साउथ देशों के हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान आकाशवाणी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री रेड्डी ने यह बात कही। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इधर झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। श्री शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन सहित भाजपा के कई अन्य नेता NDA प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न इलाकों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। झारखंड और महाराष्ट्र की मतगणना 23 नवंबर को होगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेव सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने श्री गहलोत को बधाई दी। श्री गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने त्यागपत्र में श्री गहलोत ने कहा कि पार्टी आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री गहलोत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने लोगों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ दिया है, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करने और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, साथ ही उन्हें विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने के उद्देश्य से एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। हाल ही में शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करने का महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। यह कार्ड वृद्ध नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराने में सक्षम बनाता है। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक आज काठमांडू में शुरू हुई है। बैठक में सीमा पर अपराध और अन्य देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश रोकने पर चर्चा की जा रही है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कल नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक से मुलाकात की। श्रीलंका के नवनियुक्त मंत्रिपरिषद ने आज कोलंबो स्थित राष्ट्रीय सचिवालय में राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के समक्ष शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल में 22 सदस्य शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली एनपीपी सरकार ने 22 सदस्य मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण के साथ ही विशेषज्ञता और ताजगी का मिश्रण सरकार में शामिल कर लिया है। 2/3 बहुमत प्राप्त करने के बाद एनपीपी सरकार को उन सुधारों को लागू करने के लिए एक मजबूत जनादेश मिला है जिनका वादा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधिमंडल द्वीप राष्ट्र के वित्तीय पोषण कार्यक्रम की तीसरी समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंच गया है। आईएमएफ के वरिष्ठ मिशन प्रमुख पीटर ब्रेउर के नेतृत्व में टीम से श्रीलंका की आर्थिक नीतियां, चल रहे सुधार की प्रगति और आईएमएफ के साथ पिछले समझौते के कार्यान्वयन का आकलन करने की उम्मीद है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेनम ने लग्जमबर्ग में सिटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल बेल्जियम के सारा फ्रीलेंस को हराकर खिताब जीता। इस बीच पुरुषों का कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने रजत पदक जीता है। वे फाइनल मैच में 150 अंक हासिल करने के बावजूद कुछ अंकों की कमी के कारण स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 4 के तहत कड़े प्रदूषण रोधी उपाय लागू करने में देरी करने को लेकर दिल्ली सरकार से प्रश्न किया है। न्यायालय ने निवारक उपायों को कम करने पर भी प्रश्न उठाए हैं। इसकी पूर्व अनुमति के बगैर इन उपायों को कम करने की अनुमति नहीं होगी। इस पीठ ने कहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से 400 के बीच पहुंचते ही ग्रेप 4 की पाबंदियों का आवश्यक पालन किया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 490 के साथ गंभीर प्लस स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में 500 AQI स्तर दर्ज किए गए हैं। इसके कारण कई ट्रेन और उड़ान सेवाएं बाधित हो गई है। क्षेत्र में दृश्यता कम हो गई है। करीब 11 उड़ानें देरी से चल रही है और 7 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने एयरलाइंस से संपर्क करें क्योंकि कम दृश्यता के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती है। उत्तर रेलवे ने बताया कि 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तक कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK
जेनामनी ने बताया कि अगले 5 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।